हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हैं 2026 बोर्ड परीक्षा देने, तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, जैसा कि यहाँ पर निर्देश या नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी विकल्प आपका सही होगा उस विकल्प को आप जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। पेन आप काले पेन से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेन आपका होना चाहिए बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, इतना ध्यान देना आप सभी को। चलिए अगला है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने जो गोला भर दिया इस तरह से, उसको आपको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है निर्देश, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में कितने नंबर के? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें, ये जो पेपर है 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। चलिए खंड आके बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से 20 नंबर का होगा आपका खंड आ। और इस जो मॉडल पेपर के प्रश्न हैं आप जरूर तैयार कर लेना, 70 में 70 आपको लाना है। तो चलिए, पहला है, गोदान की विधा क्या है? तो गोदान किस विधा की रचना है? यहाँ पर राइट आंसर डी वाला होगा। गोदान उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। गोदान के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये आप लोग याद कर लेना। गोदान और गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन तीनों रचनाओं के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं या प्रेमचंद जी हैं। गोदान गबन सेवा सदन तीनों उपन्यास हैं जिनके लेखक प्रेमचंद जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अथाह सागर के रचनाकार हैं। अथाह सागर किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, ये है जयप्रकाश भारती जी की रचना। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। ये कथन असत्य है, यानी गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं।
गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है? यहाँ पर चौथा कथन भी गलत है और दूसरा भी गलत है। सही ऑप्शन है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, जगनिक रचनाकार हैं। तो दिए गए विकल्पों में से जगनिक की रचना कौन सी है? यहाँ पर ध्यान देना, बी वाला ऑप्शन सही होगा, परमाल रासो। परमाल रासो को एक और नाम से भी जाना जाता है, आल्हखंड। आल्हखंड किसकी रचना है? जगनिक जी की रचना है। आप लोग ध्यान देना, आल्हखंड के रचनाकार जगनिक जी हैं। या परमाल रासो लिखा हो या आल्हखंड लिखा हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखा हो प्रश्न में, या विशेषताएं लिखा हो? विशेषताएं, विशेषता या विशेषताएं लिखा हो तो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, श्रृंगार और प्रेम वेदना। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है लहर किस युग की रचना है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, लहर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है लहर और इसलिए यह रचना किस युग की हुई? छायावाद युग की हुई। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। इनमें से हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। मेरे प्यारे बच्चों, हंस और एक पत्रिका है, परीक्षा में आ जाता है ये प्रश्न, मर्यादा। हंस और मर्यादा ये दोनों पत्रिकाओं का, यानी इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना। बिल्कुल 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 है, दीपदान किस विधा की रचना है? तो दीपदान जो है ये है एकांकी विधा पर आधारित रचना और इस रचना के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं इस एकांकी के लेखक। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा दीपदान एकांकी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। प्रश्न संख्या 10 है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो आप जब बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पढ़ते हो तो शुरुआत में ही लिखा होता है रीतिकाल के महान कलाकार। तो बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी हैं रीतिकाल के कवि। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 11 है, नाना वाहन नाना देसा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू दिनु पद कर को बहु पद बाहू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिया गया उदाहरण है इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। रस कौन सा है दिए गए उदाहरण में? मेरे प्यारे बच्चों, क्या करुण रस है जिसका स्थायी भाव होता है शोक? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। तो नाना वाहन नाना बेसा बिहसे यानी यहाँ पर हंसना, बिहसे यानी हंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हंसना किस में होता है? हास्य रस में, जिसका स्थायी भाव हास्य है, अहास है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा।
प्रश्न संख्या 12 है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, तो यहाँ पर उपमा की गई है, तुलना की गई है, तो यहाँ पर है उपमा अलंकार। डी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला छंद मेरे प्यारे बच्चों सममात्रिक छंद है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो जन क्या है? ये है मूल शब्द। आपको पता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम निर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? निर्जन हो जाएगा। ठीक है ना? तो निर्जन जब हो गया तो अब आपको पता चल गया कि जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि है डी विकल्प में। राइट आंसर डी वाला होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में क्या प्रत्यय है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, आई प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 16 है, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा है पहला पद और रानी है दूसरा पद। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। राइट? क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, त्वाम शब्द किस विभक्ति एवं वचन का है? त्वाम शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, चौथा ऑप्शन यहाँ पर है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने दूध नहीं पिया, ये कैसा वाक्य है? तो मैंने दूध नहीं पिया, ये वाक्य कैसा है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, निषेधात्मक वाक्य, यानी निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं जाता है, कौन सा वाच्य है? तो मुझसे उठा नहीं जाता है, ये वाच्य है भाववाच्य। बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। ये जो पद है ये क्या है? तो तेज दौड़ता है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है? दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण पद है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं खंड आ में, और हर प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आपने सभी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में अच्छे से भर दिया और सही तरीके से भर दिया तो पूरे पूरे ये 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड बा। अब खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा आएगा 50 नंबर का। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का होगा ये। चलिए पहला जो गद्यांश है, यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये पहला गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 1, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द और इस तरह से डैश डैश कर देना है।
फिर लास्ट के शब्द आपको लिख देना है। संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश यहाँ से है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है, और यहाँ तक है प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसी की व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल देना, क्या हो जाएगी, सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमारियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें बुराइयों से बचाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद है दूसरा गद्यांश अथवा में। चाहे आप पहला गद्यांश हल करें या अथवा वाला करें, तो अथवा वाला जो गद्यांश है ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखूं शीर्षक पाठ से। क्या लिखूं पाठ से, और इस पाठ के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। वैसे आपको एक ही गद्यांश करना है। चलिए इसके बाद देखेंगे आप अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। पहला पद्यांश है, निर्गुण कौन देश को वासी, और आगे है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, मधुकर कहि समुझाए सौहृदय बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी, कैसे बरन बेस है कैसो कहीं रसमय अभिलाषी, पाओगे पुनकियो अपनो जोर करोगे गाशी, सुनत मौन होए रहो बावरो और सूर सबय मत नासी। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से डाल देंगे 2, पद्यांश के शुरुआत के शब्द और पद्यांश के लास्ट के शब्द इस तरह से लिख देना है डैश डैश करते हुए। फिर संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद आपको प्रसंग भी लिख देना है। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के द्वारा उपदेश दी गई निर्गुण भक्ति का खंडन कर उन्हें आवाक कर देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, पूरे इस पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। आप लोग ध्यान दें, व्याख्या क्या हो जाएगी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों को बार बार ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियां उद्धव पर खींच कर कहती हैं, हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती। हमें यह बात पूरी तरह समझा कर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि
नष्ट हो गई और वह पागल सा हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पद्यांश में मधुकर शब्द ऊधव के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अथवा में भी एक पद्यांश है, नभ में गर्वित झुकता न शीस। ये लिया गया है किस पाठ से? हिमालय से। पाठ का नाम क्या है? हिमालय से शीर्षक कविता से लिया गया है और यह रचित है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। आपको एक ही पद्यांश के प्रश्नों को हल करना है और 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो ये जो गद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। हर साल ये गद्यांश आता है, यानी इस पाठ से गद्यांश जरूर आता है। तो चलिए ध्यान दें आप लोग, कैसे हल करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिखना है आपको। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अथवा में भी एक और गद्यांश है। ये लिया गया है किस पाठ से? ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये आएगा 5 नंबर का। पद्यांश पहला हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% यही पूछा जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे सॉल्व करना है इसको? चलिए ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 4, यहाँ पर सबसे पहले पद्यांश के और लास्ट के शुरुआत के, यानी पद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्दों को लिख देना है कुछ इस तरह से। और इसके बाद संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी का यानी कोई भी रोग से ग्रसित ना हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। चलिए ध्यान देना, अगला है अथवा में भी पद्यांश है, जो कि यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में पद्यांश है यहाँ पर, माता गुरुतरा भूमि। ये जो लिया गया है जीवन सूत्राणि। वैसे तो आपको एक ही पद्यांश सॉल्व करना है, लेकिन 2 पद्यांश आएंगे, किसी एक को आप सॉल्व करेंगे। जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। जिस जिले के आप रहने वाले हो और आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देख लो सभी लोग, आप देख लो यहाँ पर प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले के रहने वाले हो। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से, प्रश्न संख्या 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए।
चलिए कैसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान था काशी। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। शिक्षा 8वीं तक प्राप्त की। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनकी अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना, कंकाल, तितली आदि। मृत्यु हो गई 15 नवंबर 1937 को। चलिए इनका जीवन परिचय क्या हो जाएगा। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया, यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यहाँ कैसे लिखा है? काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभाषित होती है। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। इनकी एक रचना का नाम चंद्रगुप्त। क्लियर? इसी तरह से आप लिखेंगे और 6 नंबर पूरे पूरे, 6 नंबर नहीं 5 नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। शेखा, इसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा, महाकवि सूरदास और बिहारी लाल बिल्कुल 100% तय है। 2026 में इनका ही जीवन परिचय पूछा जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का। बिहारी लाल जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे, माता का नाम रचना बिहारी ससई, और मृत्यु सन 1663 में हो गई। जीवन परिचय कैसे लिखना है? रीत काल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पाश में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही संविध्यो, आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों आगे ध्यान देना। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अशरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक वास हो गया। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। तो इस मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर ये श्लोक लिखा है मैंने। प्रश्नोत्तर संख्या 7। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। क्लियर? चलिए ध्यान दें, प्रश्न यहाँ पर हैं।
पहला है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, यानी वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर वाराणसी गंगायाः कूले स्थिता, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है चंद्रशेखरः कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन था। तो इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें, चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, दो प्रश्न और हैं जिनका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरी प्रिय पुस्तक विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान, देशाटन से लाभ, ये सभी निबंध आप तैयार कर लेना 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध आपको कैसे लिखना है। सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना। कैसे लिखना है। माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है, वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो इस मनुष्य को मिलता है, सच्चा सुख तो उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। दूसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। तो कैसे लिखना है इसके अंतर्गत, स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है, स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है, यदि वह वहां पर देश के हित में काम करे तो देश उन्नत भी करेगा। तीसरी हेडिंग रहेगी स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। इसके अंतर्गत ध्यान दें, स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए ढाल का काम करता है। वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ वहां की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। अगली हेडिंग है स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण। तो सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। अंतिम हेडिंग है उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है और इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अक्षुण्ण ही नहीं रखना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए तो देश का सर्वतोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करें। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न के सॉल्व करते समय इस तरह से शुरुआत में आप ये हेडिंग जरूर डालेंगे, रूपरेखा, प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। ये थोड़ा सा बताना मैं भूल गया था, यहाँ पर आप ये हेडिंग पहले रखेंगे, प्रस्तावना के पहले। ध्यान दें आप लोग इस तरह से। क्लियर। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर ध्यान देना। कह रहा है कि शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला है छात्रवृत्ति अथवा में भी है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर
इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं बताऊंगा। ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 10। सेवा में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश महोदय, यहाँ पर विषय डाल देना है आपको। निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, भौदी प्रभाकर मिश्र, अन्य व्यवसायीगढ़ चौक प्रयागराज, दिनांक आपको यहाँ पर डाल देना है। इसी तरह से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आपने देखा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर हिंदी विषय का, और यही आप तैयार करके जाओ। 70 में 70 का टारगेट करके आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।